ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 2 डन किया था कल हमने, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। और अब एक और किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, आउटसोर्सिंग, डब्ल्यूटीओ। आज नेक्स्ट चैप्टर पॉवर्टी करेंगे डिस्कस। पॉवर्टी है ना नेक्स्ट। ठीक, पॉवर्टी बेसिक, शांतनु मीनिंग तो देखा होगा बेसिक आपने। पॉवर्टी सिचुएशन है जिसमें इंसान अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक, और कंट्री में पॉवर्टी के मीनिंग के बाद कॉन्सेप्ट आती है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इंडिया में दादा भाई नरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जिन्होंने सबसे पहली बार कंट्री में पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया। दादा भाई नरोजी यही वही है जिन्होंने सबसे पहले कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ये दादा भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोचो उस टाइम पर पर्सन कंट्री की पॉवर्टी लाइन, कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बिजनेसमैन थे बहुत बड़े, फ्रीडम फाइटर भी थे। तो पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट डिस्कस की। इनकी जो पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट है उसका जो बेस इन्होंने बनाया उसे बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्होंने कैसे डिसाइड किया? पॉवर्टी लाइन मींस एक कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which divided the population into two parts, पुअर और नॉन पुअर। यानी कि एक लाइन है, एक कट ऑफ बनाया गया है जो पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और एक पॉपुलेशन पुअर है और एक नॉन पुअर। रिच नहीं बोला जाएगा, नॉन पुअर बोलेंगे। तो पॉवर्टी लाइन इज कट ऑफ पॉइंट है ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द पॉपुलेशन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, दो पार्ट में डिवाइड करती है। नहीं, ये दादा भाई नरोजी जी ने इंडिया में, उससे पहले तो दुनिया में था, इंडिया में दादा भाई नरोजी ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की। इसका नाम है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई पूछता है तो दादा भाई नरोजी ने ही इसको फाइंड किया है। कोई बता सकता है क्या है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग? किस पर्सन को हम पुअर मानेंगे? उसके लिए कॉन्सेप्ट दी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या होती है जेल कॉस्ट ऑफ? सर कैलोरीज पे डिपेंड करता था। ये सुजल कैलोरीज वाली कॉन्सेप्ट तो आगे आएगी बाद में। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में दादा भाई नरोजी ने कहा कि हम उस पर्सन को गरीबी पॉवर्टी को बेस बनाने के लिए कंजम्पशन को उन्होंने बेस मान लिया। इन्होंने कहा कि जेल में जो प्रिजनर है, वहां पे कैदी है जेल के अंदर, उसे बहुत ही मिनिमम डाइट दी जाती है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग तो कराएंगे नहीं उससे, उसको तो बस जो डाइट दी जाती है उसका एक पर्पस होता है कि उसे जिंदा रखना है। ठीक, तो उसको मिनिमम दिया जाता है कि भाई सजा काटनी है, 20 साल इसको जिंदा रखना है ताकि सजा अपनी काट सके। तो जितना उस पर्सन को मिलता है उतना किसी को अगर मिल जाता है कंजम्पशन के लिए तो हम उसे एक बेस मान सकते हैं। उतना भी नहीं मिलता तो वो पुअर है, और उतना मिल जाता है या उससे ज्यादा मिल जाता है तो फिर वो नॉन पुअर कंसीडर किया जाएगा। कंजम्पशन को बेस माना, जेल में जितना एक प्रिजनर को मिलता है डाइट में उतना मिलना चाहिए। फिर लोगों ने पूछा कि भाई जेल में तो सारे एडल्ट रहते हैं लेकिन सोसाइटी में बच्चे भी रहते हैं, तो ये सबके लिए कॉन्सेप्ट आपकी फिट नहीं है, तो कॉन्सेप्ट एडल्ट के लिए है, इसको मॉडिफाई कीजिए। तो दादा भाई नरोजी ने क्या किया कि पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो 2/3 पॉपुलेशन है ये एडल्ट की पॉपुलेशन है, ये यंग है, ठीक है, और जो 1/3 है ये बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि जो 2/3 पॉपुलेशन है, इन्होंने मान लिया कि जो पॉपुलेशन 2/3 है ये फुल डाइट कंज्यूम करेगी। तो 2/3 पॉपुलेशन को फुल डाइट कंज्यूम कर ली है, फुल मतलब 1, इन्होंने एवरेज दे दिया, वेट दे दिया उसको 1। ठीक,
और प्लस कर दिया कहा कि ये बच्चे जो हैं ये 1/3 बच्चों में से भी हाफ बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट का हाफ कंज्यूम करेंगे। तो 1/3 का अगर मैं हाफ करूं, 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 ऐसे बच्चे होते हैं जो एडल्ट का हाफ कंज्यूम करते हैं, और इसका जो 1/3 का हाफ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत छोटे होंगे, जिनकी एज 6 मंथ से भी कम है, वो 0 कंज्यूम करते हैं। तो इस केस में 2/3 में प्लस कर दिया मैंने, 1/6 बच्चे कैसे हो गए, ये एडल्ट का हाफ लेंगे। एडल्ट कितना लेता है डाइट, 1, तो ये हाफ कितना हो गया, 1/2 प्लस जो 1/3 बच्चे हैं, इसका हाफ 1/6 बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ कंज्यूम ही नहीं करेंगे, 0 कंज्यूम करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, 2/3 प्लस 1/12, अगर हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, 8 प्लस 1 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आ गया 3/4 ऑफ द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जितना एक प्रिजनर को जेल में मिलता है खाने के लिए, उसकी डाइट का 3/4 कोई कंज्यूम कर लेता है तो वो नॉन पुअर। अब जेल में कितना खाने को मिलता है, चलते हैं तिहाड़ जेल में एक बार, वहां जाके देखते हैं कि एक प्रिजनर पर कितना खर्च होता है, उसको जिंदा रखने की कॉस्ट कितनी है। तो जितना लगता है उस देख लेंगे, 100 रुपये लगता है तो 100 रुपये का 3/4 निकाल लेंगे, अगर 500 रुपये लगते हैं तो 500 का 3/4 निकाल लेंगे। उतना कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो नॉन पुअर कंसीडर किया जाएगा, उतना भी कंसीडर नहीं कर पा रहा तो वो पुअर कंसीडर। तो ये दादा भाई नौजी की कॉन्सेप्ट है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने एक एवरेज निकाल दिया कि 2/3 पॉपुलेशन फुल कंज्यूम करती है, और जो बच्चे हैं वो 1/3 है, 1/3 का भी हाफ कंज्यूम करेगा, और 1/3 का हाफ 1/6 कुछ कंज्यूम नहीं करते, छोटे बच्चे होते हैं, पानी भी नहीं पीते 6 मंथ तक। ठीक, ये बच्चे, तो यहाँ आ गया 3/4 ऑफ द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसर्न किस चीज के साथ में है, ये कॉन्सेप्ट किसने दी, और ये 3/4 का पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का। इसके बाद कंट्री को फ्रीडम मिल गई, ये तो फ्रीडम के बहुत पहले की चीज है कॉन्सेप्ट। फिर कंट्री को फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम के बाद पता नहीं कितने कमीशन कमेटी बना ली गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करने के लिए। पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज था कंट्री के टाइम पर उस समय। नेहरू जी ने बोला भी था कि अभी हमें फ्रीडम, असली फ्रीडम नहीं मिली है। असली फ्रीडम हमारी ये नहीं कि ब्रिटिशर्स भाग जाए, असली फ्रीडम ये है कि कंट्री से पॉवर्टी चली जाए, कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट चला जाए। जब ये चले जाएंगे तो हमें सच्ची आजादी, सच्ची फ्रीडम मिलेगी। तो कहने लगे अभी स्ट्रगल शुरू हुआ है, ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है ये एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि हम ये अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर कर सके। कंट्री में थोड़ा सा सर्वोदय की कॉन्सेप्ट दी गई, सर्वोदय बोला गया कि सबका उदय हो, तो सर्वोदय की कॉन्सेप्ट के साथ में इंडिपेंडेंस के बाद बढ़े। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत पहले की चीज हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने फिर कई सारी कमेटी बनाई, लकड़वाला कमेटी बनाई, स्टडी ग्रुप बनाया। एक स्टडी ग्रुप भी पढ़ा होगा आपने, पॉइंट रन करने के लिए। हाँ, 1962 में स्टडी ग्रुप बनाया गया। फिर एक टास्क फोर्स बनाई गई 1979 में, टास्क फोर्स ऑन मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। ठीक, टास्क फोर्स बनी, डेट याद रखिएगा, टास्क फोर्स कब बनी, मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट की। फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, एक्सपर्ट ग्रुप बना, ये एग्जैक्ट डेट 1969 है कि 1989 में है, एक बार चेक कर लेना। ये एक्सपर्ट ग्रुप की डेट का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी एक्सपर्ट की डेट थी। तो ये तरह गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करना स्टार्ट किया, लेकिन जिसने पॉवर्टी लाइन की कॉन्सेप्ट सबसे ऑथेंटिक है वो है तेंदुलकर कमेटी। ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये तेंदुलकर कमेटी है। उन्होंने कंट्री में पॉवर्टी लाइन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। इन्होंने जो जैसा सूजन ने बताया था अभी कि इन्होंने कैलोरीज को माना, मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, कितना एक पर्सन कंज्यूम करता है। तो कैलोरीज क्या होती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को मेजर करने वाली यूनिट कैलोरी है। हम अपनी एनर्जी को कैलोरीज में मेजर करते हैं, तो जो भी आप खाना खाते हैं उसे जो एनर्जी मिलती है वो कैलोरीज होती है। तो इन्होंने माना कि कोई पर्सन अगर अर्बन एरियाज में रहता है, अर्बन एरियाज में कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए उसको,
2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए उसको पर डे पर पर्सन। पर डे पर पर्सन इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो नॉन पुअर है। और कोई पर्सन अगर रूरल एरियाज में रहता है 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए उसको पर डे पर पर्सन, तो उसे हम एक कट ऑफ मान सकते हैं, इतनी कैलोरी मिलती है तो ये नॉन पुअर पर्सन माना जाएगा। और इतनी कैलोरी लेने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अर्बन एरियाज में कितने? 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। इसे बोला गया मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, MPCE। तो इंडिया में पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए MPCE फार्मूला यूज होता है, मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन को बेस माना गया है, इनकम को नहीं। इनकम वेरी करती रहती है, कंजम्पशन तो बेसिक उतना तो करना ही, अगर आप जिंदा है तो खाना तो खाया ही होगा आपने, बाकी इनकम आए या ना आए कुछ भी। मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन यानी कि 1000 रुपए पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरियाज में खर्च करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी महंगाई ज्यादा होती है। और रूरल एरियाज में कितने? 816 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे इतनी कैलोरीज को लेने के लिए। ये मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। 30 से डिवाइड कर देंगे 33 रुपीज के आसपास आता है पर डे पर पर्सन, वही 27 रुपीज पर डे पर पर्सन के अराउंड आएगा। ये पॉवर्टी लाइन का एक मोटा मोटी सा फ्रीडम के बाद का एक पॉइंट है, कट ऑफ बनाया गया है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी है कि इंटरनेशनल में वो गरीब है जिसकी इनकम $1.125 पर डे पर पर्सन से कम है। 1.125, पहले $1 था, थोड़ा $1.125 हो गया पर पर्सन पर डे से कम है, तो ये वर्ल्ड बैंक की अपनी डेफिनेशन है। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है और ये फ्रीडम के बाद मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस माना गया है। पर कैपिटा कंजम्पशन एक मंथ में कितने पैसे खर्च करें उसको बेस माना गया कंजम्पशन को। इसके बाद में जब ये डिसाइड हो गया पॉवर्टी लाइन वगैरह, तो एक ऐसे लाइन बनती है पॉवर्टी की, एक कुछ क्रॉनिक पुअर होते हैं, कुछ कई टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पुअर होते हैं, पुअर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ये मान लीजिए पॉवर्टी लाइन बनाई है आपने, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के हमेशा अंदर रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर बोल देते हैं। इसके कभी जिनकी उनकी इनकम ओकेजनली एक बार ऊपर जाती है, बाकी तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक पुअर माना जाएगा उसमें। ऑलवेज पुअर जिनकी इनकम हमेशा नीचे रहती है, और जिनकी यूजुअली पुअर बोलते हैं, यूजुअली पुअर, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर को मिला के क्रॉनिक पुअर। ये पूछ सकते हैं MCQ वगैरह में, थोड़ा सा यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑलवेज पुअर AUC बना कैसे भी रखिए आप, टर्म्स का ध्यान रखना है इसको, ठीक। और एक पुअर होते हैं जो पॉवर्टी लाइन है, फॉर एग्जांपल इनकी इनकम रेगुलर मूव करती रहती है, जैसे फार्मर्स होते हैं, इनको जब अच्छी क्रॉप हो गई तो इनकम बढ़ गई, जब क्रॉप नहीं हुई तो इनकम कम हो गई। छोटे मोटे स्मॉल फार्मर्स, इनकी इनकम इस तरह से होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? चर्निंग पुअर। ये चर्निंग पुअर है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इनकम ओकेजनली नीचे आती है वरना हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं, ये ओकेजनली पुअर होते हैं। ओकेजनली पुअर, और इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट पुअर, ट्रांजिएंट पुअर। और एक हो गए आपके नॉन पुअर, जो कभी जिनकी इनकम कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं आती, जैसे हम सबकी फैमिली अपनी नॉन पुअर में कंसीडर होते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखने वाला AUC के ध्यान रखना, ये ACU करके जो भी बन जाए ट्रिक अपने हिसाब से बना के फॉर्मूला, और इसको COT या TOC करके अपलर्न रखना। ट्रांजिएंट पुअर, इसमें चर्निंग और ओकेजनली आते हैं। टॉक करके ऐसे कोई शॉर्टकट वर्ड बना लिया जिससे कि ट्रिक दिमाग में रहती है कि क्या होगा ये।
तो कई सारे पुअर्स होते, पॉवर्टी लाइन से इनको डिवाइड किया गया, इन्हें बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ पुअर। पुअर के आपस में कई सारी कैटेगरीज होती है। और फ्रीडम के बाद फिर गवर्नमेंट ने कई सारी एक पॉवर्टी पे लोगों ने काम किया, इसमें से अमर्त्य सेन भी है जिन्होंने सेन इंडेक्स दिया था। सेन इंडेक्स, इन्होंने पुअर्स के अंदर से भी पुअर को फाइंड करने का मेथड बताया है। एक फॉर्मूला और भी होता है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी लाइन को फाइंड करने का ये भी एक फॉर्मूला है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स या स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। सेन इंडेक्स है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की पॉवर्टी लाइन है उसकी कई सारी लिमिटेशंस है, ठीक। तो उस लिमिटेशंस के चलते जो प्राइवेट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने अपने ये मेथड दिए हैं जिनसे हम पॉवर्टी लाइन को फाइंड कर सकते हैं। तो सेन इंडेक्स है, ये अमर्त्य सेन के नाम से है, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बुक्स लिखते हैं, अपने उसमें इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन तो वो तो अपना बॉलीवुड की तरह एक्ट्रेस है, उनका पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं। अमर्त्य सेन जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, फर्स्ट एशियन और इंडियन है जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद अभी अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक 2 साल पहले। 2 लोग हैं एशियन और इंडियन जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। अब इसके बाद आते हैं पॉवर्टी के क्या रीजन है, कॉजेस क्या है पॉवर्टी के। तो सभी नॉर्मल, आप में से कोई शायद ऐसा बच्चा हो जो ना जानता हो कि गरीबी का रीजन क्या है कंट्री में। एक मेजर रीजन कंट्री के में पॉपुलेशन का ज्यादा होना, ये तो हर एक प्रॉब्लम का रीजन है, चाहे इन्वायरमेंट है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी है चलता है पॉइंट हर जगह। सेकंड, नॉर्मली हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये काफी कम है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की है वो काफी कम है, क्योंकि जब कंट्री में गरीबी का रीजन क्या है, इनकम का ना बढ़ना, वो तो एक रीजन मेन मानोगे। कंट्री गरीब क्यों है, कंट्री की इनकम नहीं बढ़ रही सर, इसलिए गरीब है। तो जीडीपी तो बिल्कुल बिल्कुल उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी है। लेकिन फिलहाल एक टोटलिटी में कह देते हैं कंट्री की इनकम एटलीस्ट तो बढ़नी चाहिए, बाद में हम देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो तो गवर्नमेंट के पास रीएलोकेशन की पावर है, वो रिचर से टैक्स लेके गरीबों को फैसिलिटीज दे सकती है थोड़ी ज्यादा। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट का कम होना एक रीजन है। एक इलिटरेसी रीजन है और अनएम्प्लॉयमेंट रीजन है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स की रेट काफी कम है, लो कैपिटल फॉर्मेशन, एक रीजन ये है। और एक रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर में क्या है कि जैसे फादर के 2 बेटे होते हैं तो जमीन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर उनके 2 बेटे होते हैं, जमीन 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसे ये लैंड जो धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ये छोटी सी लैंड बचती है जो अनप्रोडक्टिव होती है, जिसपे कोई काम आप नहीं कर सकते। छोटे छोटे प्लॉट बचते हैं, इस पे क्या काम करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना रिटर्न आपको मिलेगा ही नहीं। अब फार्मर छोटी सी लैंड पे ट्रैक्टर लेगा क्या, नहीं लेगा। ट्रैक्टर 10 लाख रुपए का आएगा, इतनी तो क्रॉप निकलेगी नहीं यहाँ से कई सालों में। ट्यूबवेल लगाना है, ट्यूबवेल 6-7 लाख का लगेगा, 50-60 लाख रुपए खर्च करते हैं और आमदनी सिर्फ 2 या 3 हजार रुपए है, तो कोई ऐसा क्यों करेगा। तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाता, तो वो लैंड को छोड़ देते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, तो फिर लोग छोड़ देते हैं और या तो लेबर बन जाते हैं या फिर अर्बन एरिया से माइग्रेट हो जाते हैं कुछ काम सर्च करने के लिए। तो ये सब रीजन है। और इंडिया में एक पॉवर्टी का रीजन है इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइसेस का लगातार बढ़ना, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो प्राइसेस का लगातार बढ़ना भी इंडिया में पॉवर्टी का रीजन है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नहीं, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट तो वो हेल्थ इंडिकेटर है, वो तो पॉवर्टी का आउटकम मान लो उसको, आप रीजन नहीं। सर जी लिटरेसी रेट होगा क्या? लिटरेसी रेट डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, ये इलिटरेसी है। हाँ, लिटरेसी लेवल काफी लो है, जिससे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अल्टीमेटली इनकम नहीं है, तो पॉवर्टी के ना कहीं लिंक हो जाएगा पॉइंट इनडायरेक्टली, इसलिए लिटरेट नहीं। बिल्कुल, तो इनडायरेक्टली आप लिंक कर लेंगे, बाकी कोई सीरियस सा पॉइंट उसमें लिंक का डायरेक्टली नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट एक रीजन है कि हमारे विलेजेस में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है,
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन रीजन है पॉवर्टी का गांव में, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और अर्बन एरियाज के गांव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ वो भी रीजन है। डिसगाइज ज्यादा बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है कि रिक्वायरमेंट 10 लोगों की है, काम कर रहे हैं फैमिली के 25 लोग, तो बाकी 15 लोग को हटा भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पर या प्रोडक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन बड़ा है। सीजनल बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट बताया एक रीजन वो है। या कुछ लोग कहते हैं कि गांव के एरिया से जब ये फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग छोटी छोटी हो जाती है वो अर्बन एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं। अब अर्बन एरियाज हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अच्छा तो है नहीं, इतना कोई इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं होगा सब लोगों को अब्सॉर्ब कर लेगा वो, जितने लोग गांव से मूव करेंगे सबको जॉब नहीं मिलती है तो वो स्लम्स में रहने लग जाते हैं फिर और रेडी का काम शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अर्बन पॉवर्टी का एक रीजन बन जाता है कि जो अर्बन पुअर है वो कहाँ से आए, वो गांव से ही मूव के यहाँ पर आ रहे हैं, स्लम्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है नहीं, उन्हें जॉब मिलती नहीं है। वो हाँ वो बहुत ही गांव से वहीं से माइग्रेट करके आएंगे। जो यहाँ से रह रहा है तो वो तो स्टार्टिंग उसका अपना घर होगा, उसका काम सेटअप होगा फादर का मदर का, तो वो तो ठीक ठाक जी रहा है, तो माइग्रेट हो जाते हैं, उनका बेस नहीं होता यहाँ, उनके लिए मुश्किल हो जाता है रहना काम को ढूंढना। तो ये चीज ये रीजन हो सकते हैं पॉवर्टी के। तो कैसे पॉवर्टी को कम किया जाए, क्या इसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज है? पॉवर्टी कम कैसे किया जाए? इन पॉवर्टी के रीजन में ने बताया कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, कंट्री की जीडीपी का इंक्रीज भी करती है और उसमें से पुअर्स की इनकम नहीं बढ़ेगी तो कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है, ये भी एक रीजन है। तो पॉवर्टी कैसे कम करें, कोई सजेशन दीजिए सुजल जी, कैसे पॉवर्टी कम की जाए? सर स्कीम से हो सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से पॉवर्टी कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी गवर्नमेंट ने हमारी पॉवर्टी कम करने के लिए 3 अप्रोच है गवर्नमेंट के पास, जो इसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। इसमें फर्स्ट एक अप्रोच है कि हम जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हो गई थी वो है कि ग्रोथ इंक्रीज करना, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हैं, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करें। जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करके हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब जीडीपी का बढ़ना, मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया आपको देखो, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है जिससे कि कंट्री की जीडीपी बढ़ी है, पंजाब की भी जीडीपी बढ़ी है। तो पंजाब में आपको पुअर सबसे कम मिलेंगे, कोई मिलेगा पंजाब में ढूंढने पर पुअर, कोई बहुत कोई पुअर है, रीजन वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से ग्रोथ हुई, वहां के लोगों की इनकम बढ़ी, कंट्री की इनकम भी बढ़ी। तो जीडीपी कैसे बढ़ सकती है, जीडीपी बढ़ सकती है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करें। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन से ऐसा हुआ। और जो कंट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक पॉइंट है। जितना कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पॉवर्टी उतनी ही कम होगी। एक पॉइंट ये आ सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करके पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्टार्टिंग से अप्रोच है कि जब तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक फार्मर की इनकम या उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी रूरल एरियाज की। तो एग्रीकल्चर को काम इंक्रीज करें और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी। एक ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है। अब तो खत्म, नीति आयोग की बात तो खत्म हो गया सिस्टम। 13 लास्ट 5 12 से लेके 17 तक लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद तो नहीं आया। सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन यूपी वगैरह में लाए तो वो डेवलप हो सकते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब कर। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चाहिए होता है पानी, और पानी है नहीं बेटा हर जगह। पानी थोड़ा पंजाब में रिवर्स की वजह से था, 5 है 5 रिवर की वजह से कैनाल वगैरह थी, वहां पानी था। अब पंजाब में दिक्कत आ रही है कि लगातार पानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने से क्या होता है, ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है। अब यूपी में पानी जो है 50 फुट के आसपास है, जो पहले 10 से 12 फुट पे पानी मिल जाता था, अब 50 फुट गहरा डिगिंग करने के बाद ही पानी नहीं मिलता। तो कभी कभी तो क्या होता है, कई कई जगह डिगिंग करनी पड़ती है, बहुत पैसे लग जाते हैं, पानी नहीं मिलता पंजाब में। ये 100 फुट पे है पानी।
तो पानी की प्रॉब्लम है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपका हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा पानी पीता है, और उतना पानी है नहीं है, तो फिर इसलिए बाकी जिन स्टेट में पानी की दिक्कत है वहां पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता ही नहीं। और फिर फर्टिलाइजर्स भी चाहिए लगातार, फिर पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, ये सब महंगा इनपुट है। और गवर्नमेंट सब आर्टिफिशियल रिवर्स कैसे बनेंगी? रिवर देखो, प्लांटेशन करना पड़ेगा। अगर पानी को रिफिलिंग करनी है लैंड में, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना है, तो प्लांटेशन ही एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। दूसरा कोई इस तरीके से आप फिलअप कर नहीं सकते ग्राउंड वाटर। और प्लांटेशन अब वो कम हो रहा है, लोग जंगल काट काट के, बाग काट काट के अपने एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो प्लांटेशन बढ़ेगा तभी ग्राउंड वाटर आगे आएगा। बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कहाँ पे? यूपी वगैरह वो पानी नहीं है। या तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज करो। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वही लगे जहाँ रॉ मटेरियल होगा, जहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ चक्कर होगा, कुछ ओशंस कोस्टल एरियाज होंगे, वहीं पे होगा। तो ये है कि वहाँ पानी की दिक्कत है। यूपी में बहुत फार्मर से बात होती है, जब जाता हूँ वहां पर, मैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? कहते सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वो इंतजाम कर दो, बाकी सब हमारे पास है। तो ये दिक्कत आई थी। तो ग्रीन जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करके, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन करके, कंट्री का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके हम ये ग्रोथ रेट इंक्रीज कर सकते हैं जीडीपी की, तो पॉवर्टी से कम होती है, और होती भी, सच में हुई भी है। सेकेंड रीजन है गवर्नमेंट का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, काम के बदले में यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, और एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में एक जो फेमस है वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वो आवास योजना, वो सब बेसिक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई है। वो भी एक अप्रोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बना के देंगे, हर घर जल योजना, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। ये भी बहुत जरूरी है। हो रहा है, पहुंचा है पानी गांव में, ऐसी बात नहीं है, पहुंच रहा है धीरे धीरे। सब 70-80 ईयर्स लग गए, अब सब जगह पानी की फैसिलिटी, सड़क कनेक्टिविटी, बिजली पहुंच गई है, धीरे धीरे ही पहुंच गई है, लेकिन अब कहीं आ गई। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब हो गया है काम, करना पड़ेगा, वरना डेमोक्रेसी पर उनका विश्वास ही खत्म हो जाए। इतना भी नहीं करेंगे तो। आ गई है काफी, बिल्कुल। नहीं, अब सभी गांव कनेक्ट हो गए इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, इतना नहीं है। प्रधानमंत्री जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन था, हर घर जल योजना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना बनाई गई, इससे भी डेवलपमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये ऐसी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना है, इसमें गवर्नमेंट यूथ को ट्रेन करती है किसी काम में, ट्रेन करने के बाद उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कुछ पैसे देती है, ताकि वो अपना कोई ना कोई सेल्फ इंटरप्राइज ओपन कर पाए, अपने कोई दुकान ओपन कर पाए, जिससे यहाँ काम नहीं दिया जाएगा, यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो रूरल अर्बन यूथ होते हैं जो एजुकेटेड है, उन्हें गवर्नमेंट काम देगी, ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, ताकि अपना वेंचर, अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करें। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। ठीक, कि गांव के यूथ से गवर्नमेंट कहती है कि हम 1% को पैसा नहीं देंगे, आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, और उसके मेंबर को हम पैसे देंगे, और जितना पैसा मैं दूंगा, बाकी मेंबर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के उतना उतना पैसा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा पैसा अपना भी लगाओ आप। सारा पैसा गवर्नमेंट देगी तो आप सीरियस नहीं होगे, जब आपका अपना पैसा लगता है तो आप बिजनेस में सीरियस होते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग प्लस इनको पैसे देगी, जिससे अपना सेल्फ वेंचर स्टार्ट कर पाए। और ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में आता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स है, 1970s में ये इंप्लीमेंट किया गया था। इसके बाद इसका नाम हो गया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में। इसी को बोलते हैं 2005 में मनरेगा, महात्मा गांधी
नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया, जिसमें गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया कि हर फैमिलीज को, जो बीपीएल फैमिलीज है, उनके एक मेंबर को 1 साल में 100 डेज का वर्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर वर्क नहीं दे पाई तो घर बैठे पैसे आएंगे, वो भी घर के नियर बाई में। हाँ, रूरल एरियाज में मनरेगा इम्प्लीमेंट किया गया, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का ही अपग्रेड वर्जन है। 2005 में इसको नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पहले इसको सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया, पायलट योजना में सक्सेसफुल मिला, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यूपी गवर्नमेंट के टाइम का है, तब मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर। कितनी अच्छी योजना लेके आए, अभी तक चली आ रही है, कोई हिला नहीं सकता इस योजना। ये सबसे अच्छी है। महात्मा गांधी गारंटी एक्ट कितना कितना अच्छा हुआ है गांव में लोगों के लिए, लेबर्स के लिए। तो महात्मा गांधी एक है, इसमें एक योजना और भी थी, महात्मा गांधी गारंटी एक्ट, इसमें थी और भी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, याद होगा। सेम, दोनों में सेम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट गांव के नियर बाय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, रोड्स बनाएगी, कैनाल्स बनाएगी, जहां पे लोगों को वेज मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2 पार्ट के हो, एक वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां काम करो आकर और काम के बदले में सैलरी लो, वेज ले लो, अपनी दिहाड़ी ले लीजिए, वो चाहे फूड के फॉर्म में हो चाहे कैश के फॉर्म में। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के बाद आपको अपना ही कोई ना कोई इंटरप्राइज स्टार्ट करना है। तो ये प्रोग्राम्स के नाम याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और वेज एम्प्लॉयमेंट में नेशनल फूड फॉर, वैसे योजनाएं तो बहुत सी हैं, हजारों हैं, ये मोटी मोटी एनसीईआरटी में मेंशन है। वैसी योजना को पढ़ने जाएंगे तो इतनी सारी है कि 1 साल योजनाएं पढ़ने में लग जाएगा। बहुत योजनाएं हैं, कई योजनाएं मर्ज की गई, कई योजनाएं छोड़ी गई, बहुत बड़ी योजना है। ये एक प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम है। थर्ड गवर्नमेंट की अप्रोच है मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच, यानी कि गांव में लोगों को बेसिक मिनिमम अमेनिटीज देना। बेसिक मिनिमम यानी कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री किचन गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये सब चीजें मिनिमम बेसिक नीड जो होती है वो गवर्नमेंट गांव के लोगों को, गरीबों को सब चीजें देगी। इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, मिड डे मिल, नाम सुना होगा, मिड डे मिल स्कीम, गांव में स्कूल में एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छी योजना थी ये। एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी देखा होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सुना होगा आपने, और एक मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा। ये सब गवर्नमेंट ने स्कीम इस मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच में स्टार्ट की। इन योजनाओं का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सड़क नहीं होगी तो कहाँ का डेवलपमेंट होगा, बिजली नहीं होगी सड़क डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके अंदर सब चीज का डेवलपमेंट होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना सड़क के लिए, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन बिजली के लिए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए योजनाएं बनाई गई है। सड़क से बड़ा बेनिफिट होता है, गांव का आदमी सब्जी लेके शहर में बेचने आ सकता है, अपनी इनकम बढ़ाएगा, सड़क के किनारे दुकान बना सकता है, यहाँ पे घर बना सकता है, तो उसका थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन स्पीड में हो सकता है। रोड ना होने से, कच्ची रोड होगी तो दिक्कत होगी आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इस पे ऑटो रिक्शा चलना शुरू हो जाएंगे, उससे उनकी इनकम शुरू हो जाएगी। कोई बैटरी रिक्शा डाल देगा, उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। कोई इस पे दुकानें खोल देगा, उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। कोई रोड से कनेक्टिविटी स्कूल खोल देगा, उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। पूरा पूरा डेवलपमेंट हो जाता है एरिया के आसपास, इसलिए रोड होने की वजह से। और वहां इलेक्ट्रिसिटी लग गई तो रात में भी दुकानें शुरू, कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक रोड है तो रात में भी लाइट चल सकती है, बिजनेस करके आप रात में वापस आ सकते हो। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो चोरी भी नहीं हो सकती। टूटी फूटी रोड होगी, स्पीड कम रहेगी तो कोई ना कोई गुंडा रोक लेगा साइड में। मैं यूपी में गया था एक रोड पर, वहां रात में चाहे 12 बजे निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं। और आज से 1992 में और 1985 में बस निकलने का टाइम क्या था, दोपहर में 12 से लेके शाम को 3 बजे तक। बस इसके पहले और बाद में आने में आपकी निकलना मुश्किल है रोड पर। अब पूरी रात चलती रहती है स्पीड में, कोई दिक्कत।
फार्मर अपना प्रोड्यूस अर्बन एरिया में जाके बेच सकते हैं, उससे इनकी इनकम बढ़ेगी। तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना डेवलपमेंट के लिए पहली कंडीशन, उससे कई सारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए। अब इसके 3 अप्रोच के बाद गवर्नमेंट ने जो कुछ मान लो गांव में कोई विडोज है या कोई एल्डर पर्सन है, बूढ़े हो गए हैं, कोई बच्चा उनके नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम शुरू करती है। इसमें एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट विडोज को पेंशन देती है, जो वीकर सेक्शन है उनको पेंशन मिलती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनसीईआरटी में लिखा है। वीकर सेक्शन को पेंशन देने का प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ये सब होने के बाद भी गरीबी कम क्यों नहीं? ये जितना एक्सपेक्टेशन था कितनी कम, अभी भी कंट्री में 22% लोग जो हैं, लास्ट सर्वे 2011 में हुआ था, अभी लेटेस्ट 2021 में सेंसस, इतने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स के बाद भी पॉवर्टी कम क्यों नहीं? सर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, सो करप्शन भी हो रहा था बीच में। परमानेंट क्यों पैसा मिलता है, कुछ ऐसे डेवलप ही नहीं करा कि सर जहाँ वो जॉब करके कुछ पैसा कमा पाए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव ताकि बीच के लोगों ने को पोस्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट जो स्कीम इंट्रोड्यूस करती है वो बैंक के थ्रू करती है या फिर गांव के सरपंच के थ्रू की करती है, और ये लोग इल मोटिवेटेड है, नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड भी नहीं है, इल मोटिवेटेड है, इनके अंदर कुछ काम करने का मन भी नहीं है, और करप्शन प्रोन है। करप्शन, सब खा जाते हैं पैसे, मोटिवेशन नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है, तो अल्टीमेटली योजनाएं ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती, डॉक्यूमेंट्स में रह जाती है। तो जब इंप्लीमेंट नहीं हुई, दूसरा बड़ा रीजन कि एक एनसीईआरटी में केस स्टडी दे रखी है, एक पर्सन है, उसका कोई नाम याद नहीं आ रहा, पॉवर्टी में है, उसने क्या किया कि रामदास कोरबा है, कोरबा गांव की कहानी है, जिसमें एक ऑफिसर आता है, वो कहता है कि हम आपके गांव में सड़क बनाएंगे। तो गांव के लोग कहते हैं सर देखिए अभी सड़क बनाने में लगेंगे 15, 20, 25 हजार रुपए, सड़क मत बनाइए, हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारे खेतों को पानी नहीं मिल पाता। वो कह रहा कि तुम लोग ज्यादा समझदार हो, हम समझदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भेजा है यहाँ पर सड़क बनाने, सड़क ही बनेगी, सड़क बना दी उन्होंने। जबकि लोग वो कहते रहेगा सर व्हाट इज माय वाटर प्रॉब्लम सर, पूछ रहा है, जब बाद में भाग रहे होते हैं ऑफिसर तो उसके पीछे भागता है, वो कह रहे सर पानी की समस्या का सोल्यूशन कैसे होगा, सड़क नहीं देखता है, पानी मांगता है। तो अब जब आप लोगों को अपनी योजनाओं के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, अपनी कोई प्लानिंग के अंदर, योजना के अंदर, जिनके लिए आप योजनाएं बना रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं करा प्लानिंग के अंदर, तो फिर योजना का क्या बेनिफिट इसका? वो असली प्रॉब्लम नहीं पता है कि वो लोग वहां रहते हैं, वो मांग रहा है पानी, आप दे रहे सड़क, दोनों चीज चाहिए उसको, लेकिन पहले क्या चीज चाहिए? पहले पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से लोगों को योजनाओं के अंदर जो है लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट मिशन जन भागीदारी लिखा होता है, हर जगह जन भागीदारी मिशन लिखा होता है, वो यही है कि जो समस्या है उनमें लोगों को इंक्लूड करना। तो ये इस वजह से ये प्लानिंग जो है इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो कई सारे रीजन और भी हैं, लेकिन ये भी एक रीजन, मेन रीजन है योजना को इम्प्लीमेंट ना कर पाने। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर से। और टाइप्स ऑफ वर्ड से क्वेश्चन है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से है, पॉवर्टी लाइन से है, और प्रोग्राम से है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है उससे है, रीजन से है कि क्या रीजन इसमें से हो सकता है पॉवर्टी का। वो तो रीजन तो आइडेंटिफाई सिंपल कर ही लोगे, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। इसके बाद अब आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग, आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या रूरल डेवलपमेंट देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले, क्योंकि पॉवर्टी से मिलता जुलता ही है, रूरल डेवलपमेंट। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार जाके चैप्टर्स को, ठीक। रूरल डेवलपमेंट
कैसे होगा? रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि जो गांव में लोग रहते हैं उस गांव में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होता है? जब लोगों को बेसिक लिटरेसी मिलती है या उनका स्किल फॉर्मेशन होता है, उनको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है। और लिटरेसी में डेवलपमेंट के लिए फीमेल लिटरेसी का होना जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट कुछ इंडिकेटर्स है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें लिटरेसी आएगा, फीमेल लिटरेसी आएगा, स्किल फॉर्मेशन आएगा, कोई कोई स्किल का ना। रूरल डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं तो मतलब होता है कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, यानी कि गांव में हम पक्की रोड का इंतजाम करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना गांव में लोगों को। इसके साथ साथ में बैंकिंग फैसिलिटीज भी आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, बैंकिंग फैसिलिटी देना, फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटी देना, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ गया। इसके साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देना, फार्मर को पीने का साफ पानी भी उनको देना है, हर घर नल जल, ठीक है। वाटर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स, रोड रेलवे जो भी आप मान लीजिए उसको, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ में फार्मर को मार्केटिंग फैसिलिटीज भी देनी है ताकि अपना प्रोड्यूस अच्छे रेट पर जाकर मार्केट में बेच पाए। ये सब ऐसी कुछ और फैसिलिटीज मान लीजिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ जो भी आते हैं इंटरनेट वगैरह, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना उनको, फार्मर्स को, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको देना है। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। तीसरा कि फार्मर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करना और वहां पे पॉवर्टी लेवल काफी कम करना है। ये ओवरऑल जो है रूरल डेवलपमेंट का की इंडिकेटर्स है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ गया हॉस्पिटल, या ह्यूमन रिसोर्स में देख लीजिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन डाल दो यहीं पर। ह्यूमन रिसोर्स में सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सैनिटेशन और ये लिटरेसी, स्किल फॉर्मेशन, फीमेल लिटरेसी और ये हेल्थ फैसिलिटीज और सैनिटेशन, ये बेसिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो इन इंडिकेटर्स को डेवलपमेंट करना है रूरल डेवलपमेंट। अगर ये सब आपने थोड़ा सा भी डेवलप कर दिया तो रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो रूरल डेवलपमेंट में दो चीजें हमें जो है बेसिक जाननी है, एक है रूरल फाइनेंस, गांव में फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्रेडिट क्यों चाहिए, रूरल क्रेडिट। फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए क्योंकि फार्मर को बेसिक इन्वेस्टमेंट करना होता है। एग्रीकल्चर में पहले पैसे लगते हैं, बाद में आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं है लेकिन पहले पैसे चले जाएंगे आपके, आपको सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर परचेज करने हैं, तो फार्मर को बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही, इक्विपमेंट परचेज करने हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या होता है कि फार्मर जब हर मतलब सोइंग सीजन जो होता है फसल का एक, और एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है, ये काफी लंबा टाइम पीरियड होता है, इसमें 6 मंथ 7 मंथ लग जाते हैं। अब 6-7 महीने बाद पैसे आएंगे, खर्चे डेली होते रहते हैं, डेली कभी लेबर का चार्जेस है, कभी फर्टिलाइजर्स लेना है, कभी पेस्टिसाइड्स लेने हैं, डेली खर्चे कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके बीच में गैप को मीट करने के लिए इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, बोलते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड, गेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है और एक होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कोई मैरिज पेटी करनी है, कोई डेथ हो गया है कोई रिचुअल सेरेमनीज है, होली दिवाली वगैरह पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपए की हेल्प चाहिए होती है फार्मर्स को। ये सब चीजों के लिए फार्मर लोन लेता है। लोन कहाँ से लेगा? उसके दो सोर्स होते हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में सबसे पहले जाता है महाजन के पास, गांव का महाजन, ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। करीब करीब मैंने पूछा है गांव में जाकर कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा मिलता है। लोकल लैंडलॉर्ड्स के पास जाओ या महाजन के पास जाए या साहूकार के पास जाए या किसी बड़े रिच फार्मर के पास जाए
तो रेट है 30% पर मंथ। अगर आपने 1 लाख ले लिया तो हर महीने 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक बार आपने लोन लिया तो जमीन गई आपकी, पैसा तो चुका नहीं पाएंगे आप, तो आपकी लैंड चली जाएगी, आप इधर लैंडर्स लेवल बन जाएंगे। ये पॉवर्टी का एक मेन रीजन है कि अगर किसी ने गांव में सरपंच के पास जाके लोन लिया, महाजन के पास, तो वो गरीब बन गया, उसकी लैंड वो ले लेगा, फिर कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे नहीं पाएगा। तो अब गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मैंने देखा 4% पर एनम, 4% एक साल में और 30% पर मंथ। कितना बड़ा डिफरेंस लग रहा है। बाकी 30 क्या, उनकी मर्जी है, 20 भी है, कहीं 20 से ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा होता है कि हम बिना किसी प्रूफ के लोन दे रहे हैं, इसलिए वो हाई रेट और बहुत इजी लोन मिल जाता है आपको इनके साथ। तो महाजन हो गए, ये काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो ये फंसा लेंगे फार्मर्स को। गरीबी का मेन रीजन है इंडिया। 1 बीघा जमीन है जो 5 लाख की है, 1 लाख लोन ले लिया, उसका ब्याज मिला के 5 लाख हो गया, 4 लाख उसका ब्याज हो गया, जिस दिन वो चुका नहीं पाए वो जमीन महाजन के पास चली जाएगी। तो ऐसे लोग लैंडलॉर्ड बन जाते हैं, गरीब और गरीब बन जाते हैं। पॉवर्टी का एक रीजन और, पहले उसको अपनी लैंड थी, अब वो किसी और की लैंड पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा रीजन है पॉवर्टी का, क्योंकि कोई भी इंसान को लोन की रिक्वायरमेंट बीमारी की हालत में भी है। मान लो भाई बीमार हो गई, अब हॉस्पिटल जाता है, 20, 25, 50 हजार लग गई, पैसे नहीं है, क्या करेगा, लोन पकड़ लेगा। या तो बेटी को, वाइफ को मरता हुआ देख ले, नहीं तो वो लोन लेगा। लोन फटाफट मिल जाएगा दोस्त से, महाजन से, जाते तो मिल जाएगा कैश, बस वहां अंगूठा लगाना पड़ेगा आपको। और बेटी ठीक होके आई नहीं है हॉस्पिटल से, बेटा ठीक होके आया कि नहीं आया, जमीन तो आपकी गई। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं जब उसको पैसे की जरूरत होगी, ऐसे में बैंक का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इंदिरा गांधी ने ये चीज महसूस कर ली थी बहुत पहले ही। तो इंडिया ने 1969 में एक सोशल बैंकिंग की अप्रोच स्टार्ट की, सोशल बैंकिंग स्टार्ट की। अब बैंकों के लिए कंपल्सरी, गवर्नमेंट ने जितने भी बैंक्स इंडिया में थी सबको नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ने सारे बैंकों को अपने अंडर में ले आई, ताकि वो वेलफेयर के लिए काम करे। उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि आपको गांव के लिए काम करना है, आप अपनी ब्रांचेस गांव में ओपन करो। फार्मर्स को एक फार्मर का अकाउंट खुलवाइए। इसी में अटल बिहारी वाजपेयी 2002-3 में उनकी गवर्नमेंट थी, 2 के आसपास, तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया। तो इंदिरा गांधी ने सोशल बैंकिंग स्टार्ट की, 1969 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। और सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच बोलते हैं इसको, मल्टी एजेंसी। बैंकों को फार्मर्स को लोन देने के लिए कई सारी एजेंसीज हैं। एक है हमारे कमर्शियल बैंक, पीएनबी वगैरह, एक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोई लैंड का डेवलपमेंट करना है, कोई लैंड बंजर है, खराब है, उसका ठीक करने के लिए लोन देता है बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए गए। कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए गए, ये फार्मर को लोन देते हैं काफी कम रेट पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने बैंक्स होते हैं ये। इसके बाद में बैंक ने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए, हर गांव में एक बैंक है, इसकी ब्रांच है। ठीक, रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए जो फार्मर को डायरेक्टली लोन देंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, और इसके साथ में फार्मर का फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए गए। ये भी अप्रोच अच्छी है, क्योंकि बैंकों में लोन लेने के लिए आपको कोई ना कोई कोलैटरल रखना पड़ेगा, अपनी लैंड बैंक के पास रखनी पड़ेगी। हालांकि बैंक महाजन जैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी है, यानी कि आप अपनी समस्याओं में, सोसाइटी को अपने आप खुद अपनी समस्या का सोल्यूशन कर रही है। सभी लोग मिलकर पैसा पूल करते हैं, जो नीडी मेंबर है उसको पैसा दे देते हैं, बाद में एक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उसे पैसा वापस करना। अगर गवर्नमेंट इतना वेलफेयर पे स्पेंड करेगी तो इकोनॉमी कैसे ग्रो कैसे ग्रो करेगी? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है कि ये आप सोसाइटी अपनी समस्या का सोल्यूशन कर रही है। मान लो मैं गरीब फार्मर हूँ, मेरे पास 1000 रुपए है, हम 5 फार्मर्स हैं, तो मेरे पास एक है, 1000 आपके पास भी होगा, तो हम 5000 इकट्ठा कर सकते हैं, वो 5000 किसी नीडी मेंबर को दे सकते हैं, तो आपस में हेल्प हो जाएगी। हमें किसी महाजन के पास, किसी बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी वो भी तो चाहिए कि लोग समझे इस चीज को। उनमें जाति को लेके, कास्ट को लेकर, इन सब चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा है। वो समझते नहीं कि हम अगर मिल जाएंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। 50 फार्मर मिल जाए, 1,000 रुपए भी लेके आए तो 50,000 रुपए इकट्ठा हो जाए। वो 1 लाख रुपए लेके आ जाएंगे तो 50 लाख इकट्ठा हो जाएगा। 50 लाख से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो सकती, इंटरेस्ट ले लो। लेकिन वो ग्रुप नहीं बन पाता। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ी अच्छी
माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं इसको, माइक्रो फाइनेंस। अपनी छोटी छोटी वुमेन के अंदर ये बड़ी सक्सेसफुल हुआ है, फीमेल के अंदर। वो समझदार होती है थोड़ी सी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ इगोइस्टिक होते हैं, वो मिल जाती हैं कि चल ठीक है हम लोग 1,000 रुपये इकट्ठे करते हैं और सिलाई की मशीन लेते हैं 5 और इसके घर पे रख देते हैं, वहीं कपड़े सब मिलकर सिलेंगे और मार्केट करके बेचेंगे। और बैंक कहता है अच्छी बहुत बड़ी, आप कपड़े सिलने आते हैं, ये लीजिए मुद्रा योजना के तहत लोन, ये लीजिए सिलाई मशीन के पैसे, स्टार्ट करो अपना। गवर्नमेंट ने योजना, मुद्रा योजना भी बनाई, नई योजना कुछ नहीं करनी, बस आपको बैंक में जाना है, दिखाना कि देखो सूट मैंने सिला है। अच्छा, वो घर आएगा, मशीन देखेगा, आपको देखेगा, फिर उसको एक्सपेंड करने के लिए बैंक वही लोन आपको इशू कर देगा, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वुमेन को तो और ज्यादा अच्छा लोन जल्दी मिल जाता है, क्योंकि बैंक भरोसा कर लेता है कि हाँ ये काम करेगी, ये उसमें जल्दी भरोसा हो जाता है बैंकों को। तो कई गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है। तो ये माइक्रो फाइनेंस और ये बैंक है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, इसका नाम है नाबार्ड। ये डेट इसकी है 1982 जब नाबार्ड बना। नाम है नेशनल, एंड मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में बनाया गया है। इसका काम है, ये कोऑर्डिनेटर है, बस सारे इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव का समझ लो आरबीआई। ये डायरेक्टली फार्मर को लोन नहीं देता, ये सारे इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करता है। तो नाबार्ड बनाया गया जो इन सबको देखेगा प्रॉपर, इसका मतलब मॉनिटर मान लीजिए आप, एक नाबार्ड बैंक बनाएगा और ये सब बैंक फार्मर्स को लोन देते हैं। इन सब लोन देने के बाद भी सिस्टम में कमी है। नाबार्ड 1982 में बना है, डेट याद रखिएगा। सोशल बैंकिंग 1969 में स्टार्ट की गई है, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब ये सब चीजों के बाद भी आज दिक्कत क्यों? लिमिटेशंस तो है। बैंकों को, बैंक आज भी गांव में लोन नहीं देना चाहते। बैंक को लगता है कि वापस नहीं आएगा, पैसा डूब जाएगा, और ऐसा होता भी है। लोग फार्मर बैंक से लोन लेते हैं और वेट करते हैं इलेक्शन का, और जब इलेक्शन आता है गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि सारे लोन हम माफ कर देंगे। ठीक है, अब पता है लोगों को कि भाई बैंक से अगर पैसा लिया है तो वापस देना पड़ेगा ना बैंक को, दो पैसा, वो सब मेरा या आपका ही तो होगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम लोन माफ करते हैं। इस चक्कर में जो पैसा दे भी सकते हैं वो भी नहीं देते। तो डिफॉल्ट रेट जो है क्रॉनिकली वेरी हाई। लोन डिफॉल्ट रेट, पैसा लेके वापस ना करने का जो रेट है बहुत ज्यादा है। और बैंक की एसेट थी, बैंक ने आपको लोन पे दिया, बैंक की एसेट बन गई, तो ये एसेट परफॉर्म नहीं कर पाई है। जिसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीएस बैंक के बढ़ रहे हैं। फार्मर लोन ले लेंगे, वापस नहीं करने जाएंगे, लोग बिल्कुल मिल जाते हैं, और फिर इलेक्शन का वेट करते रहते हैं, सरकार माफ कर देगी, हम सरकार को वोट दे देंगे। एक ट्रेंड चल पड़ा आज की डेट में, ये सिस्टम खराब कर रहा है। ठीक, और बैंकों को हम सिर्फ फार्मर को लोन देने का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें फार्मर के साथ में एक रिलेशनशिप बैंकिंग की बात चल रही है, ताकि उन्हें प्रॉपर गाइड करें कि लोन किस चीज के लिए आप ले, लोन लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, लोन कंजम्पशन के लिए मत लीजिए। बेटी की मैरिज के लिए, बाइक के लिए लोन मत लो, लोन लीजिए बैंक से कैपिटल फॉर्म, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो, कुछ आपको उसका बेनिफिट मिले। तो बैंक फार्मर के साथ जुड़कर एक रिलेशनशिप बैंकिंग स्टार्ट करें, उनके साथ वहां समझें, बैठे जाएं, उन्हें गाइड करें पैसा देने के साथ साथ। यानी कि पैसा दे दिया, काम खत्म। उन्हें देखना है कि पैसे कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके लिए गाइड भी करना है। तो ये रिलेशनशिप बैंकिंग की बात चल रही है। बैंकिंग, अब बैंकिंग के बाद छोटा सा एक टॉपिक आता है मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस पे कुछ चीजें आती हैं, PAST, GDP। P मीन्स प्रोसेसिंग, A मीन्स असेंबली, S मतलब स्टोरेज, T मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, G मीन्स ग्रेडिंग,
D means distribution और P means packaging. पैकेजिंग, ये 4 और ये 7 वर्ड्स मिलके बना है मार्केटिंग. बस मार्केटिंग को ये टर्म से रखना. एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि मार्केटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता. तो एक डी, ये 3 ऑप्शन थे स्टार्टिंग वाले, और एक डी ऑप्शन था प्राइसिंग. तो ये प्राइसिंग वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है. पास्ट जीडीपी के नाम से शॉर्टकट बना दिया मैंने. इसका मतलब कि फार्मर सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मतलब ग्रेन में से स्ट्रॉ अलग करेगा. जो चावल आप खाते हैं, ये इसका एक कवर होता है, कवर हट जाता है, उसको मशीन में जाता है, फिर चावल निकलता है नीचे से. तो प्रोसेसिंग करना है, ये काम करेंगे. प्रोसेसिंग करना भी इसके अंदर इंक्लूड है. फिर ग्रेडिंग करना कि क्वालिटी क्या है, बासमती है, सोना है, क्या है, सोनालिका है, क्या किस टाइप से ग्रेडिंग करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे. फिर असेंबलिंग होगी, इकट्ठा किया जाएगा, ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है. स्टोर करना भी इंक्लूड होता है. देश के पार्ट में कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना है, फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्टेशन करना भी, पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना भी, और फिर उनकी पैकेजिंग करनी भी. ये सारी एक्टिविटी को बोलते हैं मार्केटिंग. ये सब उसके अंदर आता है. ग्रेडिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, इन सब को मिला के मार्केटिंग बोलते हैं. ये मार्केटिंग मतलब खेत में जब फसल तैयार हो गई, वहां से लेकर आपके घर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, जितनी भी चीजें उसके बीच में आएंगी, सब मार्केटिंग. ठीक. मार्केटिंग में सिस्टम फ्रीडम से पहले कैसा था, बताते हैं. हमारे नाना जी, दादाजी कभी कभी साथ बैठते हैं कि गांव में क्या होता था कि लोग अपने इक्विपमेंट में ट्रॉली वगैरह लेकर आते थे. व्यापारी ट्रेडर्स गांव में आते थे और वहीं से फार्मर से उनका प्रोड्यूस परचेज कर. और इनके जो इक्विपमेंट थे तौलने वाले, वो गलत होते थे. 10 केजी फूड ग्रेन को ये 12 केजी ही तोलते थे, मतलब कम 8 केजी तोलते थे. 10 केजी प्रोड्यूस है, उसको ये 8 केजी बताते थे कि 8 केजी है. 10 केजी पैसे दे रहे हो 8 केजी के, 2 केजी गड़बड़ कर दिया आपने. तो ये इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती थी उस टाइम पर. फिर फार्मर को उनके प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस नहीं मिलता था. उनको नॉलेज नहीं थी प्राइस की क्या है. जो प्राइस मिला दे दिया उन्होंने, प्राइस की नॉलेज नहीं थी. कम तोलते थे, फॉल्टी वेटिंग जिसे बोलते हैं. कई सारे अकाउंट में मैनिपुलेशन करना. फार्मर बेचारा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो आपने बोले से फायदा उठा लिया उसका. ये सब चीजें मार्केटिंग से फ्रीडम से पहले होती थी. फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये सब चीजें नहीं, हम एक मार्केट बनाएंगे, सारे फार्मर वहीं आके बेचें, और हम देखते रहेंगे कि कहीं फॉल्टी वेटिंग या कुछ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट नहीं हो रहा. उसकी कमेटी बना देंगे, उस कमेटी में फार्मर के मेंबर भी होंगे, गवर्नमेंट का बंदा भी होगा, वो देखेगा. तो गवर्नमेंट ने ये सब रोकने के लिए रेगुलेटेड मार्केट बना दी. रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे ऐसी कोई प्रैक्टिसेस ना हो जो फार्मर के खिलाफ है या उनके इंटरेस्ट को नुकसान करती है, वो सब एक्टिविटीज ना हो. रेगुलेटेड मार्केट मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया मार्केट. अब इसमें प्राइवेट लोग लेने आएंगे फार्मर से प्रोड्यूस, लेकिन गवर्नमेंट निगरानी के अंदर. ताकि ग्रेडिंग गलत कर देते हैं कभी कभी, अरे भैया आपका राइस खराब है, देखो खराब है, डी ग्रेड है, हम तो अच्छा प्राइस नहीं देंगे. कुछ ऐसा ना हो. अगर ऐसा कुछ कहते हो, हमको लगता है नहीं ए ग्रेड का है, तो हम शिकायत कर देंगे. और दूसरी चीज है, इस गवर्नमेंट फार्मर को जो मार्केट में प्राइस चलता है, उस प्राइस की अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है. उसके लिए कई सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं आजकल फोन में. अभी डाल के देख लो कि अरहर का रेट क्या है, फोन में सामने आ जाएगा. यही नहीं, आप बताओ किस गांव में और किस डिस्ट्रिक्ट में रेट जानना है, उस डिस्ट्रिक्ट उस गांव का रेट निकल आएगा क्या है. तो अब फार्मर थोड़ा सा फोन आने की वजह से थोड़ा अवेयर हो गए हैं पहले से. तो रेट आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि रोड्स बनाई जाए ताकि फार्मर मार्केट में जाके बेच पाए. लोकल पता, लोकल बेच देंगे, लोकल रेट कम मिलेगा उन्हें. हाँ ठीक है, तो रोड के थ्रू अब वो अर्बन एरिया में जाके बेच सकते हैं, ये एक बेनिफिट मिलेगा. और लोकल बेचेंगे रेट काफी कम मिलेगा. तो रोड बनाई गवर्नमेंट ने. रोड के साथ साथ गवर्नमेंट ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए. ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, फार्मर ट्रैक्टर को सामान लेके जा पाना, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, वो सब कॉस्ट वैसे ही कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. सीड लेके आया, फर्टिलाइजर्स लेके आया, पेस्टिसाइड्स लेके आया, फिर लेबर चार्जेस भी हैं, फिर पानी का डीजल पेट्रोल भी है, ऊपर से फिर ट्रांसपोर्टेशन भी लगा रहा है. तो वो सब कॉस्ट लगती जाएगी, उसकी जेब में क्या आएगा.
ऊपर से घटी क्वालिटी, मान लो प्रोड्यूस खराब हो गया कभी, इन केस बारिश ज्यादा हो गई फसल काटने के टाइम पर, वो तो कौन देखेगा उस चीज को, फिर गेहूं काला पड़ गया, अच्छा प्राइस नहीं मिला। तो किसान के 100 दुश्मन होते हैं, ऐसा मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं किताब में, पढ़ रहा था मैं, वो लिखते हैं किसान के 100 दुश्मन होते हैं, ठीक है, और 100 से फिर ज्यादा ही होते होंगे दुश्मन, कि मौसम भी दुश्मन है उसका, गवर्नमेंट भी दुश्मन है, प्राइसेस मार्केट भी उसके हिसाब से काम नहीं करता, तो 100 दुश्मन है किसान के। तो इसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी जिससे कि फार्मर अपना प्रोड्यूस मार्केट तक जाकर अच्छे शहरों में जाके बेच पाए अच्छे रेट पर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, ये चीजें रहेंगी। थर्ड, गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट कुछ कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि फार्मर को क्या चाहिए कि देखो फार्मर एक एक करके मत जाए, अगर आप एक करके जाओगे तो जो लेने वाला है वो अच्छा रेट नहीं बताएगा, तो एक काम करो, आप अपना ग्रुप बना लो एक, और ग्रुप में एक लीडर जाएगा, लीडर जाके बार्गेनिंग करेगा कि हाँ भाई देखो मेरे पास 1 लाख फार्मर्स है और इतने करोड़ टन प्रोड्यूस है, बताओ क्या रेट लगेगा। तो जब आप अपना एक कोऑपरेटिव बना लोगे तो आपके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, फिर आप पावरफुल बन जाओगे, और फिर जाके बेचने वाले खरीदने वाले से, जो डीलर बैठा हुआ है, आड़ती बोलते हैं उसको, एजेंट बोलते हैं, आड़ती वैसे ज्यादातर चलता है लोकल में, एजेंट बोलते हैं, उससे बार्गेनिंग कर पाओगे। अकेले जाओगे 20 किलो लेके भगा देगा, बात भी नहीं करेगा, अकेले के लिए ही बात करेगा। ग्रुप बनाइए, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। बेचने के लिए पहले अपना आपने ग्रुप बना लिया, अब ठीक है, क्योंकि फार्मर जब उगाता है ना तो जल्दी बेचना रहता है ताकि 2 पैसे आ जाए, फिर नई क्रॉप उगानी है, वेट नहीं कर पाता था। अगर कोऑपरेटिव बना लेगा तो कोऑपरेटिव में कुछ पैसे भी होते हैं उनके पास, वो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं कि उनको मत बेचना, उनको वेट करो, अभी बात चल रही है, अभी अच्छा रेट मार्केट में नहीं है, हम बात कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग से फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर आती है, तो अच्छा प्राइस मिल पाता है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ऐसा होना चाहिए। और चौथा काम, ये सब हम ही करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट्स बनाए फार्मर के बेनिफिट के लिए। पहली चीज वो बना रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 24 क्रॉप्स है इंडिया में जिसके लिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट उन क्रॉप्स को परचेज कर लेती है, खरीद लेती है। 24 क्रॉप्स है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट, फसल उगाने से पहले ही गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है, यानी इस रेट पे हम फार्मर से उनका प्रोड्यूस परचेज कर लेंगे। इसके को कानून बनवाने के लिए फार्मर बैठे थे यहाँ पर, कहा कि भाई एमएसपी की कानून गारंटी दो, ये लॉ बनाओ। गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकते, लॉ नहीं बनेगा। तो फार्मर कहते ठीक है, खैर वो वापस चलेगी अपना, इस पे लॉ नहीं है। पंजाब में हाँ देखो, इसमें तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट की पॉइंट भी है अपने, मैं बताऊं, अगर सच बताऊं, गवर्नमेंट के पॉइंट भी हैं। गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ से प्रेशर में है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि गवर्नमेंट मार्केट में क्यों इंटरफेयर कर रही है, तो जो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है। अब मार्केट में चल रहा जो भी रेट है, मार्केट में रहने दो रेट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे गरीब फार्मर्स भी, हमें उनको भी देखना है। ग्रो नहीं हो पाएगी, तो अब इकोनॉमी को चला दो आप। तो अब इसमें क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिलहाल फार्मर, पंजाब के फार्मर को एमएसपी मिलती है, इसलिए फार्मर रिच है। यूपी में इतनी एमएसपी नहीं मिलती, फार्मर्स गवर्नमेंट ही प्रोक्योरमेंट करती है। हाँ, पंजाब से लेके यूपी से लेके लोग क्रॉप पंजाब बेचने जा रहे हैं अपनी, जो बड़े रिच फार्मर्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। बाकी छोटे वो लोकल बेच रहे हैं, उनके पास अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। बड़ा डिफरेंस होता है दोनों रेट के अंदर। कभी कभी रेट दोनों मैच भी कर जाते हैं, मार्केट का भी और गवर्नमेंट का भी, स्टेट्स के अंदर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम का, बड़ी प्रॉब्लम जटिल है थोड़ा टाइम के साथ साथ। एक तो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आती है, और एक गवर्नमेंट पीडीएस लेके आती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक बफर स्टॉक लेके आती है। बफर स्टॉक मतलब फार्मर से जो प्रोड्यूस खरीदा गया था वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स के अंदर भरा हुआ है, और इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेज गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के तहत उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है। कोविड में हुआ है वेलफेयर स्कीम, फ्री राशन योजना, कहाँ से आया? बफर स्टॉक था, तो वहां से पीडीएस देके लोगों को बचा लिया गया। बड़ी अच्छी स्कीम थी, राहत मिली लोगों को अनाज की दुकानों पर। काम नहीं था, लेकिन बिल्कुल घर बैठे हुए थे, खाने पीने का कुछ आ रहा था बेसिक। तो ये गवर्नमेंट के 3-4 स्टेप ले रखे हैं। एक मार्केट बनाया रेगुलेटेड,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाला पॉइंट आ गया, और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। ये मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने फ्रीडम की बात किया। ठीक। ये तो पॉइंट में थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिमाग में सब तरोताजा हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स थे, कैसे कैसे। ठीक, कोऑपरेटिव मार्केटिंग समझ में आ गई। ठीक, इसका एंट्रेंस पेपर है ये। किसी का हुआ था पेपर। Which one of the following is the longest river of the peninsular India? हाँ, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। लार्जेस्ट कौन है रिवर? महानदी में शायद तीनों मिलती है। महानदी आंसर्स बताइए थोड़ा, ये तो ज्योग्राफी की बात है, मेरे दिमाग में कभी है नहीं जीके। नर्मदा, गोदावरी होनी चाहिए वैसे तो लगता है मुझे। लार्जेस्ट रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया नर्मदा है ना, नर्मदा है रिवर। कुस्ताओं की गंगा बोलते हैं नर्मदा। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट्स देखते रहो, हल्की हल्की चीजें नजर रखते रहो, कौन रिवर बड़ी है, कौन कैसी है, बेसिक ही पूछेंगे और क्या। ठीक है, बेसिक चीजें ही पूछते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड जी बिल्कुल, ये सब चीजें तो हम लोग को 9th 10th क्लास स्कूल प्रमोट करता है भाई, ये थोड़ा देख के आओ, न्यूज़पेपर पढ़ के। न्यूज़पेपर तो बच्चे को 8th क्लास के बाद से ही पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना उसका सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए, उसे कोई दिक्कत लाइफ में कभी नहीं आएगी। कौन सा अवार्ड सबसे बड़ा होता है? अशोक आर्मी में पर एक तो परमवीर चक्र होता है। भारत रत्न से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है इंडिया। हाँ, भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक, उससे बड़ा कोई नहीं है इंडिया। बाकी सब आर्मी का अपना बड़ा अलग होगा, लिटरेचर का अपना अलग होगा, आपस में तो कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे इंडिया में जिसको भारत रत्न मिला है उससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं बना। ठीक, किसे किसे मिला है इस साल देख लेना, क्या है क्या नहीं है। खाली टाइम पे जीएस पढ़ लिया करो, जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम हुआ करे, जब लगता है कि मैथ्स पढ़ के थक गए हैं। बस सच का छोटी बड़ी बुक मिलती है, लूसेंट वगैरह की बुक ले लो, उसमें सब कुछ A to Z है। तो ये अब एग्रीकल्चर में थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का, ताकि काम डन ही हो जाए 2 चैप्टर्स का। कल फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सिर्फ आपका हेल्थ वाला पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन छोटा सा ही पार्ट है, पावर नहीं है, नहीं है, छोटे से पार्ट रहेंगे, वो आराम से ही हो जाएंगे। और फिर सस्टेन डेवलपमेंट। जी, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स फार्मर्स को अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए अपने को डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ एग्रीकल्चर के साथ साथ में कुछ और भी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, अलाइड एक्टिविटीज। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आता है, फिशरीज आता है, पोल्ट्री फार्मिंग आएगा, फ्लोरिकल्चर आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एक फसल के साथ साथ क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करें। पंजाब में यही हुआ है। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ग्राउंड वाटर नीचे क्यों चला गया पंजाब का? उसका रीजन क्या था कि इन्होंने क्या किया, क्रॉप रोटेशन फॉलो नहीं किया। एक ही क्रॉप लगाते रहे। क्रॉप को रोटेशन होना जरूरी है, तभी लैंड फर्टाइल रहती है, तभी ग्राउंड वाटर रिफिल रहता है। उन्होंने ये नहीं किया, एक ही लैंड में एक ही 2 क्रॉप लगातार उगाते चले गए, जिससे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। तो क्रॉप रोटेशन उगाना है, गन्ने के साथ साथ बीच में सरसों लगा सकते हैं,
ठीक है, तो एक क्रॉप कोई दूसरी क्रॉप चेंज करते रहना चाहिए, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसमें ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए, इससे क्या फायदा होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। एक दो गाय ले लेंगे, उससे दूध बेच दिया तो डेली का 400-500 रुपए आ गया, तो फैमिली के छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। इससे गांव में इससे मोस्टली सब तक में गाय होती है। बताओ, वो बाहर बेचते बताएं, हैं। आप इतनी डिमांड है, मैं तो देख के आया हूँ कई सारे, इतनी डिमांड है, हमारे वहाँ पे मिलती नहीं है, दूध नहीं मिलता गाँव में, इतनी डिमांड है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि इनको फार्मर को नॉलेज नहीं होती कि ब्रीड कैसी है एनिमल्स की, ब्रीड की नॉलेज नहीं होती इन्हें। कभी कभी गाय लेते हैं, बाई लक बीमार हो गई तो 50,000 रुपए के लिए बीमार हो गई तो 50 लाख डूब गए, प्लस इनको खाने के लिए चारा भी चाहिए, प्लस एक आदमी का एंगेजमेंट। अगर आपके पास 2-3 एनिमल्स है तो आप कहीं जा नहीं सकते, उन्हें भी आपको खाना खिलाना पड़ेगा सुबह शाम, तो बच्चे होते हैं वो अपने आप तो खाना खाएंगे नहीं, वो बंदे बेचारे वहीं बैठे हुए हैं, तो उनको बंदा कहीं निकल नहीं पाता। मैं कई लोगों से मिला जो ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं जा नहीं पाते घर से बाहर, तो कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कि, लेकिन उसके लिए फिर उनको बीमार होकर, एक लोगों ने भी गाय ली, बीमार हो गई, 50,000 रुपए की खेती, तो बेकार वेस्ट, अब खाना खिला रहा, क्या करें उसको। कितने 1.5 लाख के आते हैं 50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है अच्छी गाय का रेट, बफेलो या गाय 50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। फिर इनको डेली आपको चारा भी काट के खिलाना है, लेबर भी लगेगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या कॉस्ट बेनिफिट है, कितना उसने खाया और कितना उसका दूध कितना दिया, कितना बेचा गया। थोड़ा हार्ड वर्कर बनते चाहिए, गांव में अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुश्किल हो पाएगा। तो ये काम सजेशन है, लेकिन इनको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। गवर्नमेंट ला के लोन दे रही है तो फार्मर की साइड बाई साइड इनकम बढ़ेगी, दूध होगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू यानी कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी उसकी, ये बेनिफिट होगा। एनिमल्स होने से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी उसको मिल जाते हैं, ये बेनिफिट होता है। ठीक, इससे वो गोबर वगैरह से सब्सिडी बनाकर आके बेच सकता है या फिर कुछ अपना खेत में यूज कर सकता है, हर पार्ट यूज होते हैं उसके लिए। तो ये कई सारी साइड बाई साइड इनकम जनरेट हो सकती है फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन से। मेरे ब्रदर ने काम शुरू किया था अभी, पहले ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आकर पिग फार्मिंग का काम स्टार्ट किया, और उसने पिग काफी बड़ा प्लांट बनाया पिग का, 30-40 लाख रुपए का उसका शेड बने, सब कुछ घर रहने के लिए पिग के, और पिग भी लेके आया अच्छी वैरायटी, और काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 7-8-10 महीने के बाद, एक साल के बाद लॉकडाउन लग गया, जब उसे पिग बेचने थे, अब सब बंद हो गया, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान, फिर बिजनेस में फिर खुला ही नहीं, सब गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज कर दिया, अब पिग खाते चले गए लगातार, अब खर्चा तो बढ़ रहा है, बड़े हो रहे हैं, फिर इतने बड़े हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने शरीर तोड़ दिए सारे, वो भाग गए यहाँ वहां। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बेचा गया, अब काम बंद किया उसने, बाई लक की लॉकडाउन लग गया, बिजनेस में होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना बच्चे? सर मैन्युअल यूज करना केमिकल चीजें यूज नहीं करना, केमिकल चीजें यूज ना करना, इसके साथ साथ लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना भी इंक्लूड है, यानी कि केमिकल लेस एग्रीकल्चर, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते। कोई स्टेट ऐसा है जहां पे खूब सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जहां सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही लोग करते हैं? साउथ में पंजाब हरियाणा के लोगों ने वो तो मतलब है ही नहीं, वहां तो बस पैसे और डीजे और गाड़ी, ट्रैक्टर उठा देंगे आगे को रखकर, पीछे एकदम ये कटोजन, हाँ वो ये उनको बस ये पता रहता है। ठीक है, तो अजीब सा मतलब कुल्ला के स्टेट है, गलत चीज है। अब ये सिक्किम है, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही लोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़ा फार्मर इसलिए बचता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर यील्ड काफी कम होती है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वेट करो 3-4 साल तक, इसकी फर्टिलिटी फिर बढ़ेगी। लेकिन फार्मर वेट नहीं करना चाहते, जो 5 लाख 6 लाख कमा रहा है उसकी इनकम 2 लाख रहेगी, 5 साल वेट करेगा वो करेगा ही नहीं वेट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ी स्टार्टिंग में यील्ड कम होती है, लेकिन ये इको फ्रेंडली है और ये हेल्दियर, बॉडी के लिए हेल्दियर है, एक्सपोर्ट से इनकम कमा सकते हैं, टेस्टियर फूड जनरेट होगा, एक सस्टेन डेवलपमेंट कंट्री के लिए जरूरी है,
ग्राउंड वाटर रिफिल होता है इसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होते हैं हमारे, और नुकसान तो आप जानते ही कितना इसका है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते चले आ रहे हैं अभी तक। तो ये रूरल डेवलपमेंट का है, तो घर जाके दोनों चैप्टर पॉवर्टी का और रूरल डेवलपमेंट का एक बार 2 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। काम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सब्जेक्ट्स हैं, जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अकाउंट, मैथ्स, ये सब चीजें हैं, तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ सकता है शांतनु जी, कम से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल आपसे जरा।